हेलो दोस्तों, आज जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हम लोगों को पता है मैथ्स में डिटर्मिनेंट एक चैप्टर का नाम है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। पहला जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो ये है, ऑन डूइंग ट्रांसपोज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे एक्स वाई फर्स्ट रो है, यहाँ पर एम एन सेकेंड रो है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो रहती है, ये फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज करते हैं तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है। डिटर्मिनेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाला 1 2 3 4। सो 1 इंटू 4 माइनस में 2 इंटू 3, -2 आ गया यहाँ पर, 4 - 6 करके। अब ट्रांसपोज लेते हैं, 1 2 जो पहला रो बना हुआ है उसे हमने पहला कॉलम बना दिया और 3 4 जो दूसरा रो बना हुआ है उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब 1 इंटू 4 माइनस में 2 इंटू 3, 4 - 6 -2, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदल रही है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें समझ में होप सो आ गई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, इफ़ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बी इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरीके का, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब अभी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये फर्स्ट रो में हैं, हम इन्हें सेकंड रो में कर देंगे और सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसे इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने पर क्या हुआ है, जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो गया है। और अगर हम इसे, अब हमारे पास जैसे ये आ गया है, ठीक है, अब हम इसे एक बार और कोई रो इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर एक माइनस आ जाएगा। तो जितनी बार हम रोज़ को इंटरचेंज करेंगे हमारा निगेटिव साइन उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, इफ़ अ डिटर्मिनेंट हैज़ एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में, सपोज करिए कोई एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 4 6 1 2 3। जब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर हमने दो रोज़ को क्या कर दिया है, आइडेंटिकल कर दिया है। रो 1 में भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, रो 3 में भी 1 2 3 एलिमेंट्स ही हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हम इसे बिना सॉल्व किए भी 0 लिख सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए, 1, पहले हमने फर्स्ट को लिया, अब हम 4 इंटू 3 12, माइनस में 2 इंटू 6 12, तो ये यहाँ पर 12 - 2 0 हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, -2, फिर से हमने किया 2 3 जा 6 -6 0, फिर हम लेते हैं +3, 3 लिया, इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 2 जा 4 -4 0 आ गया। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यही हमने प्रॉपर्टीज़ से डायरेक्ट निकाल लिया था। जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक रो में होता है या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक रो 1 में के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया है, सो के कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा और ये हमारा डिटर्मिनेंट वैसे का वैसा लिखा रहेगा। डी डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डी, मतलब के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट हो गया था वो के टाइम्स हो गया पुराने डिटर्मिनेंट का। यहीं पर अगर ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट अगर हम लोग मैट्रिक्स के कंसेप्ट में देखेंगे तो उसमें जब तक कोई भी कांस्टेंट सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई ना हो जाए तब तक हम उसे बाहर नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में किसी भी, या तो पूरी रो में या तो पूरी कॉलम में, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। होप सो आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज समझ में आई हो। थैंक यू।